के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप 4 राज्यों का ओपिनियन पोल देख रहे हैं। ब्रेक से पहले हमने पश्चिम बंगाल की बात की, जहां पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन असम को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओपिनियन पोल के मुताबिक असम में बीजेपी को इस बार प्रचंड बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। असम में बीजेपी हैट्रिक लगाने जा रही है। बड़ी खबर आपको दे दें, ओपिनियन पोल के मुताबिक असम में बीजेपी पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन को 92 से 102 सीट मिल सकती है। असम में जीत की उम्मीद लगाए बैठी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को इस बार फिर झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक असम में कांग्रेस गठबंधन को 22 से 32 सीटें मिल सकती हैं। एक और आंकड़ा मैं आपके सामने रख दूं, असम में सिर्फ मेटराइज ही नहीं बल्कि दूसरे ओपिनियन पोल में भी बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलती दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी ने जो गठबंधन किया है उसे कोई खास फायदा होता दिख नहीं रहा। मैं आपको सीधा बॉल पे लिए चलती हूं, वहां की जो स्थिति है वो आप देख लें जरा, कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है। सबसे पहले हमने मेटराइज की बात की। मेटराइज का ओपिनियन पोल ये बता रहा है कि 92 से 102 सीट पर बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाते हुए, और कांग्रेस पार्टी 22 से 32 सीट और अन्य के खाते में 4 से 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर बाकी रीजन वाइज भी हम बात करें तो वो आंकड़ा भी हम आपके सामने रख देते हैं। उससे पहले आप देख लें कि वोट परसेंटेज कितना है, वोट शेयर कितना है। सबसे पहले बीजेपी की बात करें तो 46%, 46 वोट प्रतिशत जो है वो बीजेपी के पास, 36 वोट प्रतिशत कांग्रेस पार्टी के पास और अन्य के खाते में 18%। तो सबसे पहले हम इसी पर बात कर लेते हैं। अमिताभ जी, बीजेपी सबसे ज्यादा श्योर अगर किसी स्टेट को लेकर है और थी लगातार तो वो एक असम स्टेट ही है। वोट परसेंटेज 46% दिखाई दे रहा है और सीट की अगर बात करें तो 92 से 102। असम में 3 बातें काम कर रही हैं। पहला है कि जो एक अग्रेसिव हिंदुत्व है, जो पोजीशनिंग हेमंत बिश्व शर्मा ने इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ लिया है, उसको लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि थ्रेट ऑफ डेमोग्राफिक चेंज एक बहुत बड़ा थ्रेट है आसाम के हिसाब से। 2011 के सेंसस के हिसाब से 35% मुस्लिम आबादी थी, अब वो ऑफकोर्स बढ़ी है, बहुत सारे नंबर है। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। आसाम जो पहले बीमारू राज्यों के साथ गिना जाता था, वो पिछले 5 सालों में जीडीपी ग्रोथ वहां पर, स्टेशन एयरपोर्ट कितने बढ़िया, जीडीपी ग्रोथ वहां पर टॉप 5 स्टेट्स में जीडीपी ग्रोथ है पिछले साल। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो विजिबल डेवलपमेंट होता है। विजिबल डेवलपमेंट दिखता है, जब आप ट्रांसफर करते हैं पैसे को तो जिसको मिला उसको ही बेनिफिट दिखता है सिर्फ। और तीसरी बात है वेलफेयर स्कीम्स। महिलाओं के लिए अरुणोदय स्कीम 40 लाख महिलाओं को 9,000 रुपए, टी गार्डन वर्कर्स के लिए 5,000 रुपए, और युवाओं के लिए स्कूटी प्लस अनएम्प्लॉयमेंट अलावेंस एंड स्कॉलरशिप। तो जो महिला, किसान, युवा जो कोर वोट ब्लॉक है उसके लिए वेलफेयर स्कीम्स हैं। नेहरू, शिवराज चौहान के बाद हेमंत बिश्व शर्मा ही एक ऐसे लीडर हैं जिन्हें लोग अपने परिवार का सदस्य मानते हैं और मामा के नाम से पुकारते हैं। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है किसी भी लीडर के लिए आज के परिवेश में, जहां पर एक पॉलिटिशियन का इमेज जो है वो एक इतना सुदृढ़ और साफ नहीं होता। चौहान के बाद एक और मामा और मिल गए, वो असम के मामा हो गए। मैं एक बार बाकी रीजन्स की भी बात कर लेती हूँ। सबसे पहले बराक वैली की बात कर लेती हूँ। बराक वैली में क्या स्थिति है दोनों ही पार्टीज की? बीजेपी 10 से 12 सीटों पर जीत सकती है, जीत बना सकती है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी 2 से 4 सीट। अगली रीजन की भी हम बात कर लेते हैं। बराक वैली की 13 सीटों पर हमने बात की। अगला रीजन नॉर्थ एंड सेंट्रल असम, 38 सीटों में यहां तो बीजेपी एकदम क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है। 29 सीटें, अगर अपर लिमिट भी हम देखें तो 27 से 29 सीटें वहां पर मिल सकती है। 4 से 6 सीटें गौरव गोगोई कांग्रेस पार्टी के पास जाती हुई। एक एक बार सारे रीजन हम दिखा देते हैं, उसके बाद इस पर हम चर्चा कर लेंगे, इन टोटल चर्चा कर लेंगे। अगले रीजन को दिखाएं हमारे दर्शकों के सामने स्क्रीन पर। लोअर आसाम की हम बात करें, लोअर आसाम में बीजेपी 22 से 24 सीट, कांग्रेस पार्टी 7 से 9 सीट, अन्य के पास 2 से 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अपर आसाम की भी बात कर लें। अपर आसाम 27 सीटों में 21 से 23 सीट बीजेपी के पास, 5 से 7 कांग्रेस पार्टी के पास। यहां पर एकदम बराबरी की लड़ाई, मतलब दो ही पार्टी के बीच में यूं कहें हम लड़ाई है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच की ही लड़ाई है। लेकिन यहां पर बीजेपी कितनी लीड पर है कि कांग्रेस पार्टी केवल 5 से 7 तक में सिमट सकती है। इसके अलावा जितने रीजन है वो भी आप देख लें।
अपर असम, लोअर असम, बराक वैली, बोडोलैंड की 15 सीटें। यहाँ पर 15 सीटों में तो आप देखिए 10 से 12 सीट सीधे सीधे बीजेपी के पास जाते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की स्थिति, मतलब आप ये भी देख रहे हैं कि यहाँ से कोई सीट कांग्रेस पार्टी ना लाए, ये भी संभावना दिखाई दे रही है। अजीत जी, ऐसा क्यों हो गया? बोडोलैंड में 0-2 मेट्राइस ये प्रिडिक्ट कर रहा है। देखिए, बोडोलैंड का क्या मामला है कि वहाँ दो लीडर हैं, हग्रामा मोहिलारी जिनकी पार्टी है बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट, और दूसरे प्रमोद बोड़ो जिनकी पार्टी है यूपीपीएल। बारी बारी से बीजेपी ने इन दोनों के साथ तालमेल किया था। जब बीपीएफ हारी थी, यूपीपीएल जीती थी, तो बीजेपी ने यूपीपीएल से किया, और जब अभी वहां बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल का चुनाव जीत गई बीपीएफ, तो बीजेपी का बीपीएफ से तालमेल हो गया है। तो और वहां बीजेपी ने एक स्ट्रेटजी के तहत ये काम किया। हम ये नहीं मान सकते कि अचानक हो गया कि बीपीएफ अलग लड़ रही है और यूपीपीएल अलग लड़ रही है। 15-15 सीटों पर दोनों लड़ रहे हैं, मतलब बीपीएफ 12 और या 11-4 पर बीजेपी और यूपीपीएल सभी 15 सीटों पर। तो ये दोनों को लड़ने का कारण ये है कि आप देख रहे हैं कि कांग्रेस समाप्त हो जाए यहाँ, क्योंकि ये बीजेपी की स्ट्रेटजी है कि अगर बीपीएफ से के हाथ से कोई सीट निकलती है तो यूपीपीएल को जाए। 2012-2013 में भी बोडोलैंड को लेकर बहुत वहां पे एग्रेशन रहा था, और तब बीजेपी जिस तरीके से इस मामले को टेक ओवर कर पाई थी, और कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी मुश्किलें हुई थी। कांग्रेस ने तब बीपीएफ के साथ वो कर लिया, बीपीएफ के साथ जब तक थे, कांग्रेस के साथ जब तक बीपीएफ थी, ठीक कांग्रेस करता है। अब वो बीजेपी के साथ हैं, और स्ट्रेटजी हम जो बता रहे हैं, देखिए यूपीपीएल बीपीएफ के साथ तालमेल किया बीजेपी ने, और यूपीपीएल के नेता प्रमोद बोड़ो को राज्यसभा भेजा जी। वो गए राज्यसभा, निर्विरोध चुने गए। अजीत भुइयां की जो सीट थी उस पर वो चुने गए। तो ये लड़ाई ऐसी बना दी है बोडोलैंड में बीजेपी ने कि बीपीएफ जीते या यूपीपीएल जीते, दोनों उसी के लाई हैं, दोनों उसी के साथ रहेंगे। अब आप देखिए पूरे एकदम इवन डिस्ट्रीब्यूशन है वोट का और सीटों का। अपर आसाम, जो जिस इलाके में जोरहट आता है, जहां से गौरव गोगोई खुद चुनाव लड़ रहे हैं, उनका अपना इलाका है, वहां भी कांग्रेस बेटर नहीं कर रही है। जो स्थिति नॉर्थ एंड सेंट्रल आसाम में है 5 से 7 कांग्रेस की, वही स्थिति अपर आसाम, लोअर आसाम, कोकराझार, ये सारी सीट वहां भी वही जो अन्य की जो 4 से 7 सीटें दिखा रहे हैं, वही धुबरी का इलाका है जहां अजमल की पार्टी का होल्ड है। अजमल की पार्टी को इस बार लोकसभा में वोट नहीं मिला था, लेकिन असेंबली में वोट मिलेगा उनको। असेंबली का वोट होगा उसी जगह जो हम बंगाल के लिए समझा रहे थे कि जो मुसलमान, जहां दोनों मुस्लिम लड़ रहे होंगे, वहां कांग्रेस की बजाय अजमल की पार्टी को भी वोट मिल सकता है। और हाईली पोलराइजेशन का एक कारण ये भी है इस बार, एग्रेसिव पोलराइजेशन का। पिछली बार को बीजेपी ने 9 मुसलमान लड़ाए थे, इस बार 1 मुसलमान को टिकट नहीं दिया है असम में। इस बार तो कैसी कैसी तस्वीरें आई हैं, टोपी लगाए हुए लोगों को बंदूक के निशाने पर रखने वाले हिमंता बिस्वा शर्मा की आलोचना भी खूब हुई है, लेकिन वो जानते हैं कि उन्हें वोट कहां से चाहिए और उनका ध्यान भी केवल वहीं पर केंद्रित है। अमिताभ जी, मैं आपके पास आती हूँ। एक बार सारे ओपिनियन पोल में दर्शकों के सामने रख दूं। असम में केवल मेट्राइज से नहीं, दूसरे ओपिनियन पोल में भी बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी ने जो गठबंधन किया है उसका फायदा नहीं मिल पाया है। मेट्राइज के पोल में बीजेपी को हमने आपको दिखाया 92 से 102 सीट मिल सकती है। चाणक्य ये प्रेडिक्ट कर रहा है 83 से 90 सीट बीजेपी ला सकती है। वोट वाइब के ओपिनियन पोल में भी बीजेपी को 82 से 92 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। आप जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं उसके पीछे आधार क्या क्या है और कांग्रेस पार्टी की कमजोरियां क्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी की वहां पर जो लीडरशिप उन्होंने चेंज करी, भूपेन बोरा को चेंज करके गौरव गोगोई को बनाया। अब गौरव गोगोई जी की डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो डेप्यूटी लीडर लोकसभा के भी हैं और स्टेट के भी प्रेसिडेंट हैं। यहाँ पर राहुल गांधी उन पे बहुत डिपेंड करते हैं। अभी हाल फिलहाल में आई थिंक किसी एक बड़े टॉपिक पर उन्होंने ओपनिंग स्पीच दी थी, तो वो आधा टाइम वहाँ रहते हैं, आधा टाइम यहाँ। पहली बात, ज्यादातर वैसे बड़े मुद्दों पर गौरव गोगोई लीड ले रहे हैं और बोलते अच्छा है। हाँ, बोलते अच्छा है, लेकिन डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके पास 2 चीजें हैं, लोकसभा भी संभालना है, स्टेट भी संभालना है। दूसरा, एक्सोडस ऑफ लीडर्स, भूपेन बोरा, प्रदीप बोरा, ये सब छोड़ के चले गए पार्टी को। तीसरा है कि फॉल्ट लाइंस हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी आपको जमीन पे चुनाव लड़ती हुई दिखेगी नहीं। आप अगर पूरे राज्य में घूमें, कल राहुल गांधी का एक वीडियो आपने देखा, तीर उन्होंने चलाया कमान से, तीर निकल गया, समय निकल गया। लोग कह रहे हैं कि समय निकल गया, बहुत देरी से आए। तो ये एक परसेप्शन है कि कांग्रेस 2031 की लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि अपर आसाम वर्सेस लोअर आसाम। अपर आसाम से चीफ मिनिस्टर होता है यूजुअली। हिमंत बिस्वा शर्मा लोअर आसाम से हैं। हिमंत बिस्वा शर्मा ब्राह्मण हैं, जिसकी आबादी 1 से 3% है। ज़्यादातर वहाँ पर अहोम समाज के लीडर होते हैं, जो गौरव गोगोई खुद हैं। लेकिन अहोम समाज का भी कंसोलिडेशन कांग्रेस पार्टी अपने फेवर में नहीं कर पा रही है, और उसके ऊपर एक कहीं ना कहीं एक जो माइनॉरिटी अपीजमेंट का तगमा लगा है,
उस तरह से पार्टी ब्रांडेड हो गई है कि ये पार्टी जो है वो मुस्लिम समाज मुसलमानों के की ही हितों की बात पार्टी कर है। रही है, उस और वो भी घुसपैठियों के हितों की बात कर रही है, और उस ब्रांडिंग को कांग्रेस पार्टी न्यूट्रलाइज कर ही नहीं पाई है। जल्दी से केरल की बात कर ले। कांग्रेस पार्टी को अगर कहीं से अच्छी उम्मीद है असम के बाद तो वो केरल से ही है। कांग्रेस पार्टी को यह लग रहा था कि इस बार उनका गठबंधन जीतेगा, लेकिन ओपिनियन पोल में ऐसा होता नहीं दिख रहा है। केरल के ओपिनियन पोल की बात करें तो एलडीएफ और यूडीएफ के बीच कांटे की टक्कर है। पी विजयन की एलडीएफ को भी 62 से 68 सीट मिल सकती है। कांग्रेस की यूडीएफ को 67 से 73 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। बीजेपी 5 से 8 सीट यहां पर जीत सकती है। हम केरल पर जल्दी से एक बात कर ले। केरल में तो हम पहले से ही जान रहे हैं कि अगर कहीं लेफ्ट की सरकार है तो वो केरल ही अब एक राज्य बचा है। अजीत जी, अगर किसी को होप है तो वो कांग्रेस पार्टी एक यही इसी स्टेट से होप कर सकती है, बाकी वो कहीं कंपटीशन में है नहीं है, कहीं लड़ाई में नहीं है डायरेक्टली। अभी तमिलनाडु में उसका अलायंस है मजबूत स्थिति में। केरल में इस बार कांग्रेस और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी जो लेफ्ट के गवर्नमेंट की है उसकी वजह से कांग्रेस ये होप कर रही है कि 10 साल लगातार, केरल ऐसा राज्य था जहां 5 साल पर सत्ता बदल जाती थी, पिछली बार नहीं बदली, लगातार दूसरी बार लेफ्ट जीत गया। तो इस बार लग रहा है कि लेफ्ट का 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी काम करेगी। मंदिर में सोने की चोरी, सोने की स्मगलिंग, जो ये सब चीजें जो है, हो रहा है डिवाइड। देखिए क्रिश्चियन वोट ट्रेडिशनली, क्योंकि अमित शाह तो क्रिश्चियन वोट की भी अपील कर रहे हैं, ये पहली बार है। क्रिश्चियन वोट की अपील की, क्रिश्चियन वोट तक आउटरीच किया भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन जो एफसीआरए का बिल आया, हालांकि उसको टाल दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, इस बार सरकार ने टाल दिया, लोकसभा में चर्चा नहीं हुई उस बिल पर, लेकिन उस एफसीआरए बिल ने क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस को वहां नाराज किया। जो साइरो मलाबार जो चर्च है उसको भी, और दूसरे कैथोलिक चर्च को भी नाराज किया। वो लोग को लगा कि एफसीआरए उनको कंट्रोल करेगा, उनके ऑर्गेनाइजेशन को। तो बीजेपी का आउटरीच वो अपनी जगह है, लेकिन वो वोट मोटे तौर पर कांग्रेस और लेफ्ट के बीच बटेगा। मुस्लिम एक तरह से पोलराइजेशन दिख रहा है कांग्रेस के पक्ष में, ये कई जगह उसको नुकसान भी कर सकता है। मतलब लेफ्ट और कांग्रेस की इस लड़ाई की हम लोग बात कर रहे हैं। रीजन वाइज भी दिखा देती हूं आपको, फिर आप बीजेपी की भी बात कर लीजिएगा। मालाबार रीजन की 48 सीट की अगर बात करें तो यहां पर एलडीएफ के पास 20 से 22, यूटीएफ के पास भी 25 से 27 सीट। यहां पर बीजेपी के पास कुछ ज्यादा हासिल करने लायक है नहीं, 0 to 2 सीट वो आ सकती है। अगले रीजन की हम बात कर लें, सेंट्रल केरल 44 सीटें यहां की हैं। इन 44 सीटों में आप देखिए 19 से 21 सीट एलडीएफ, 23 से 25 यूडीएफ के पास, और बीजेपी 1 से 3 सीटें यहां से ला सकती है। ये सेंट्रल केरल की बात कर ली। साउथ केरल की 48 सीटों की अगर बात करें तो एलडीएफ की पार्टी 23 से 26 सीट, यहां पर भी मुकाबला एलडीएफ और यूडीएफ में बराबरी का है। बीजेपी अभी एक ऐसा लग रहा है एक स्ट्रगल है बीजेपी का, और लड़ाई तो इन्हीं दो के बीच में। आप बीजेपी की बात करें तो फिर मैं अमिताभ जी आपके पास बीजेपी का पिछली बार खाता नहीं खुला था, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी त्रिशूर की सीट जीती है, जहां से सुरेश गोपी जीते, मंत्री हैं। और तिरुवनंतपुरम में बीजेपी सिर्फ 16,000 वोट से हारी। राजीव चंद्रशेखर जो प्रदेश अध्यक्ष है, नेमोम सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं। और त्रिशूर में करुणाकरन जो कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, उनकी बेटी पद्मजा वेणुगोपाल चुनाव लड़ रही हैं। तो ये ओपिनियन पोल इस मामले में हमको बीजेपी का लग रहा है 3 से 5 सीटें जो ग्राउंड पर भी लोग घूम रहे हैं, उनका भी कहना है, चाहे नेमोम की सीट कह लीजिए, त्रिशूर में कह लीजिए, पलक्कड़ की सीट कह लीजिए। पलक्कड़ में जो काम पिछली बार ई श्रीधरन नहीं कर सके थे, वो इस बार वहां शोभा सुरेंद्रन चुनाव लड़ रही हैं। तो 3-4 सीटें ऐसी दिख रही हैं जो बीजेपी जीत सकती है। खाता अगर बीजेपी का खुलता है तो बड़ी बात होगी, लेकिन बीजेपी की कोशिश वहां यह है कि इतने वोट कट जाए कि कांग्रेस हार जाए, वहां से कांग्रेस नहीं जीते। जी अमिताभ जी, क्योंकि जो आपका भी सर्वे बता रहा है वो एक अच्छी लड़ाई में दिखा रहा है, और कांग्रेस पार्टी के बारे में तो ये कहा ही जाता है कि कांग्रेस पार्टी इज बीइंग रूल्ड बाय नाउ साउथ। वो वहीं से उनका जो है जितना भी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है, जो भी दिशा निर्देश हैं या जो भी अलाइनमेंट है, वो सारा दक्षिण से हो रहा है। कितनी होप है यहाँ पर कांग्रेस के पास? इट इज एन इलेक्शन फॉर कांग्रेस टू लूज। हाँ, इट इज एन इलेक्शन फॉर कांग्रेस टू लूज, एंड इट कैन लूज लाइक हरियाणा। तो जो भी लोकल बॉडी पोल्स में मोमेंटम कांग्रेस पार्टी को मिला था वो ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज हो गया है उनके इनफाइटिंग और फैक्शनलिज्म की वजह से। 5 से ज्यादा उनके सीएम कैंडिडेट्स हैं, रमेश चेन्नीथल्ला, शशि थरूर, केसी वेणुगोपाल, सतीशन तो हैं ही, और मुरलीधरन। तो 5 से ज्यादा सीएम कैंडिडेट्स हैं। लेफ्ट में एक सीएम चेहरा है क्लियर, विजयन इज अ मिनी मोदी, एकदम स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर इन केरला, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, कोविड की हैंडलिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ सिग्निफिकेंट हुआ है स्टेट में, स्कूल्स हॉस्पिटल्स की हालत बहुत सुधरी है, एजुकेशन में तो है केरल बहुत नंबर अच्छा 1 है। ठीक है, तो और जब ये जितना ईरान वॉर
में क्राइसिस बढ़ेगा उतना उनका चांस है आने का, क्योंकि ही इज सीन एज अ मैन ऑफ क्राइसिस। वेयर कांग्रेस में दिख रहा है कि लीडरशिप ही नहीं है। तो अगर क्राइसिस हो जाता है कुछ, क्योंकि मिडिल ईस्ट पे काफी डिपेंडेंट है, 35 लाख वोटर केरल के मिडिल ईस्ट में फंसे हुए हैं, जो लोग जिनके लिए चार्टर्ड फ्लाइट जाती थी और वो वोट करते थे, इस बार शायद वो वोट ना कर पाए। दूसरी बात है कि जो बीजेपी का रोल, जो अजीत सर भी कह रहे हैं, बीजेपी जितना अच्छा करेगी उतना कांग्रेस को नुकसान होगा। ये कंसेप्चुअली थोड़ा उल्टा लगता है, क्योंकि लेफ्ट भी वहाँ की हिंदू पार्टी है, तो बीजेपी अच्छा करती है तो लेफ्ट को नुकसान होना चाहिए। लेकिन अगर आप 2021 का चुनाव देखेंगे, 25 सीटों पर बीजेपी को 20% से ऊपर वोट आया था, 23 सीटें लेफ्ट जीती। 2016 में 20 सीटों पर बीजेपी को 20% से ऊपर आया, 20 सीट लेफ्ट जीती थी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी बीजेपी जो कांग्रेस के पास बचा कुचा हिंदू वोट है वो उसको अपने पाले में खींच रही है। और ये हंग भी हो सकता है, अगर बीजेपी 5 से ऊपर आएगी तो ये हंग असेंबली सिचुएशन भी हो सकता है उसमें, अगर मैट्रिक्स का नंबर सही होता है, ठीक है, तो ये हंग असेंबली सिचुएशन भी हो सकता है और बीजेपी किंग मेकर भी हो सकती है। सर, मेरे दर्शक ये कहेंगे तमिलनाडु पर आपने बात ही नहीं की, मात्र 1 से 1.5 मिनट तमिलनाडु के लिए हमने छोड़ दिया, तो हम जल्दी से ये बता देते हैं कि मेट्राइफ का पोल कह क्या रहा है। तमिलनाडु में इंडिया अलायंस को बड़ा झटका लग सकता है। तमिलनाडु में स्टालिन की विदाई हो सकती है। आप देखिए, डीएमके अपने सहयोगियों के साथ 102 से 115 सीट ला सकती है, तो वहीं एनडीए को 107 से 120 सीट प्रेडिक्शन में दिखाई दे रही है, ओपिनियन पोल ये कह रहा है। और 2026 के इस चुनाव को इंडिया गठबंधन के लिए एक तरीके से आप झटका समझिए। और ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन को लोकसभा चुनाव में जिन 3 राज्यों में सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, उसमें पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु ही है। बंगाल में भी कांटे की टक्कर है, तमिलनाडु में एनडीए लीड करती हुई दिखाई दे रही है, तो झटका इस वक्त इंडिया अलायंस को जबरदस्त दिखाई दे रहा है। मैं जल्दी से इस पे एक क्विक कमेंट ले लेती हूँ। अमिताभ जी, पहले आपका। देखिए, यहाँ पे हर 5 साल में सरकार बदलती है। पिछले 3 महीने पहले में देखें तो कंसेंसस था कि डीएमके आगे है, क्योंकि टीवीके जो है वो ऑपोजिशन वोट को स्प्लिट कर रहा है। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी वहां पर बहुत हाई है। डीएमके का एक सिग्निफिकेंट, आप कह सकते हैं, मीडिया कंट्रोल की वजह से जो इश्यूज हैं वो खुल करके बाहर नहीं निकलते हैं। जो एमसीसी के बाद सारे एंटी इनकम्बेंसी फोर्सेस खुल करके बाहर आ गए हैं। तीसरी बात, वहाँ पर अल्कोहलिज्म और ड्रग्स एक बहुत रैम्पेंट इशू है। महिलाओं को क्या चाहिए, वुमेन सेफ्टी इश्यूज हमने देखे हैं, काफ़ी सारे लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हैं, ड्रग्स की अवेलेबिलिटी और बेरोजगारी। धीरे धीरे कैंपेन पिकअप हो रहा है। नए प्लेयर्स के आने की वजह से भी चुनाव बदल रहा है, थोड़ा बहुत बदलेगा। जोसेफ विजय अगर कुछ नुकसान करेंगे तो वो डीएमके का करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी भी हमको ये डीएमके को, मतलब तमिलनाडु को लेकर के थोड़ा अभी ये लग रहा है कि वहाँ डीएमके इस तरह से, हाँ, वोट परसेंटेज में ऐसे नहीं पिछड़ रही। और एक जो अभी कहा अमिताभ जी ने, उसका एक्सेप्शन अभी हम लोगों ने देखा थोड़े दिन पहले ही, अन्ना डीएमके लगातार 2 बार चुनाव जीत गई थी, उसके बाद फिर डीएमके आई है। तो ये डीएमके का जो एसपीए है, जो सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस है, वो अम्ब्रेला बहुत बड़ा है। उसमें तमाम जातियों को उन लोगों ने जोड़ा है, नए प्लेयर्स जुड़े हैं उसमें। नए प्लेयर्स के मतलब पनीर सेल्वम का जुड़ना एक बड़ा घटनाक्रम है, जो डीएमके से पनीर सेल्वम जुड़े हैं। और उस तरफ दूसरी तरफ जो है शशिकला का एक नई पार्टी बनाना, जो थेवर वोट जो मुख्य आधार होता था अन्ना डीएमके का, अगर उस थेवर वोट में कुछ डेंट होता है, वहाँ अमित शाह के प्रयास से टीटीवी दिनाकरण जुड़ गए वापस एनडीए से, लेकिन शशिकला अलग हैं, तो वो थेवर वोट अगर वो कुछ अफेक्ट करती हैं और इधर पनीर सेल्वम की वजह से डीएमके को कुछ फायदा होता है, या कमल हसन की वजह से। सबसे बड़ी बात प्रेमलता विजयकांत का है, जिनको स्टालिन अपने साथ ले आए हैं। तो ये अभी एसपीए का हमको लगता है कि थोड़ी स्थिति बेटर होनी चाहिए। चर्चा करने के लिए इन चारों राज्यों में इतना कुछ है कि हम चर्चा लंबी से ले जा सकते